गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 और ये है परमाणु भौतिकी यानी कि एटॉमिक फिजिक्स। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा चैप्टर है और आसान भी है। कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आपको इसमें नहीं आएगी। ऑनलाइन क्लासेस में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपके लिए इजी जो चैप्टर्स हैं उनको पिक करूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत आपको महसूस ना हो। अब ये पढ़ा हुआ भी है 11th क्लास में, छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। तो मैं आप जानते हैं परमाणु क्या होता है। किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। इसका नामकरण सर्वप्रथम डाल्टन ने किया था, उसके बाद कई और वैज्ञानिकों ने भी इसमें कई योगदान दिया। बाकी इसका जो पहला जो इसमें हमें पढ़ना है वो परमाणु के मॉडल पढ़ने हैं, जिसमें इसका सबसे पहला मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसका? थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो पहले इसको अपन देखते हैं ना। देखिए, सबसे पहला मॉडल है आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन के नाम से ये फेमस थे। ठीक है, और थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था ये 1898 में दिया गया था, यानी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और 11th क्लास में मैंने आपको ये बात बताया था कि वो फिजिक्स जो वर्ष 1900 के पश्चात खोजी गई है उसको अपन एटॉमिक फिजिक्स या मतलब मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स में ही आता है। 1998 में आपको पहला जो मॉडल देखने को मिला थॉमसन का मिला। थॉमसन का परमाणु मॉडल ये कहता था कि इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल ये कहता था कि परमाणु में उपस्थित समस्त धनावेश एक समान रूप से वितरित होता है। जितना भी परमाणु के अंदर धनावेश है वो एक समान रूप से वितरित होता है और उसमें उपस्थित ऋण आवेश, परमाणु में उपस्थित ऋण आवेश इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज। जितना धनावेश है वो सब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये आपके ऋण आवेश है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपका धनावेश। थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश एक समान रूप से वितरित होता है और ऋण आवेश इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज। इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। किसी किसी किताब में ये बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। और इस मॉडल की जो मुख्य बात रही यानी अभिग्रहित जो रहे, इसके अभिग्रहित से क्या मतलब है, जो इसकी मेन एस्पेक्ट, जो मेन बातें रही। सबसे पहली बात, परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, यानी परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के स्थायित्व को, आयनीकरण को समझाया जा सका। ये पहले में आएगा। पहली बात तो ये कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है, जितना धनायन है उतना ऋणायन है। अगर किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वहां पॉजिटिव आयन आ जाता है। तो ये परमाणु के आयनीकरण को भी समझा सका, उसके स्थायित्व को भी बता सका। और उसने ये भी बताया कि परमाणु पर कोई आवेश होता नहीं है क्योंकि जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है। ये बिल्कुल सही बात थी थॉमसन की। ठीक, दूसरी बात देखिए, अब इस मॉडल के अनुसार क्या होता है कि परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन गति करते हैं। अब जब वो दोलन गति करते हैं तो दोलन गति करने से तरंगें निकलती हैं, तो इससे परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उसने कहा दूसरी बात कि सब माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करते हैं, ये दोलन करते हैं। दोलन करने से इससे तरंगें उत्सर्जित होती हैं और इससे जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं वो तरंगों के कारण ही हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये सही बोला था उसने, दोलन से ही प्राप्त होता है, ये बिल्कुल ओके था।
ये तो थे इसके दो अभिग्रहित। अब इसकी कमियां देखिए। सबसे पहली कमी तो ये है कि भाई साहब इसी एट दैट टाइम, जो टाइम ये चल रहा है ना, इसी समय रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट गाइगर और मार्सन ने एक प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। पहली बात तो अगर ये मॉडल सही होता, बिल्कुल सही, तो ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को सटीक उसका वर्णन कर देता, लेकिन ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को समझाने में असफल रहा। ये सबसे बड़ी कमी है इसकी। दूसरी इसकी कमी क्या है? दूसरी इसकी कमी ये है कि भाई हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करेगा तो उससे एक ही श्रेणी प्राप्त होनी चाहिए, एक ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। लेकिन आपको हाइड्रोजन परमाणु से स्पेक्ट्रम कई सारी श्रेणियां प्राप्त होती हैं। आपने नाम भी सुना होगा, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये नहीं समझा पाया। तो दो अभिग्रहित और दो कमियां, लेकिन ये दो कमियां बहुत, कुल मिला के बात यह है कि ये मॉडल एक ही बात बहुत अच्छी तरीके से बताता है, और वो ये बताता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है, बस। बाकी में तो ये सब जगह क्या है, फेल है। आप भी जानते हैं ऐसा होता नहीं है कि सब बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने व्यवस्थित हो, पर आपने पढ़ा होगा, किताब में दे रखा है इसलिए पढ़ लेते हैं इस मॉडल को। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट ये है नहीं, तो ये बिल्कुल सही सा है, एकदम बढ़िया, आसान लगा होगा आपको, ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। अब हम दूसरा जो स्टार्ट कर रहे हैं वो देखिएगा। दूसरा मॉडल वैसे तो रदरफोर्ड का है, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक। आप कहोगे हमने पढ़ रखा है सर छोटी क्लासों में, खूब पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा और ये कितने डिटेल में, इसलिए ध्यान से देखिए। रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, गाइगर और मार्सन ने लगभग 1911 में ये प्रयोग किया था, और उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई थी। अल्फा कण क्या होते हैं जानते हैं आप? अल्फा कण क्या होते हैं? डबली चार्ज हीलियम नाभिक, यानी 2He4। क्या ये हीलियम परमाणु? नहीं, ये है हीलियम नाभिक। क्योंकि अगर हीलियम परमाणु होता तो मैं खाली हीलियम लिखता, मैंने लिखा है 2He4, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसको हीलियम नाभिक बोलते हैं, ठीक है। डबली चार्ज हीलियम, इसी को अपन बोलते हैं आपका क्या, अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको अपन? अल्फा पार्टिकल। और एक बात ध्यान रखिए, अल्फा पार्टिकल उत्पन्न करने के हमारे पास स्रोत होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए नाम बता देता हूं मैं इसका, 83Bi214, ये आपका अल्फा कण स्रोत है। इससे अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। इन अल्फा कणों को लेड ब्रिक्स, यानी कि शीशे की ईंट, लेड माने शीशा होता है, ये वो शीशा नहीं है जो आप अपने घर पे देखते हैं, वो दर्पण होता है, शीशे की ईंट। आप कहेंगे सर ये क्यों? बेटा ये इसलिए कि शीशा बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, अवशोषक होता है। अल्फा कण तो सभी संभव दिशाओं में जाएंगे, लेकिन शीशे की ईंट में से इसको गुजार कर एक पतली अल्फा किरण पुंज में बदल लेंगे। इसको कैसे बदल लेंगे? हम इसको अल्फा किरण पुंज में बदल लेंगे, और इस अल्फा किरण पुंज को यहां से देखो, अल्फा कण सभी संभव दिशाओं में जाएंगे, लेकिन लेड की ईंटों पर टकराने के बाद वो उन्हें सोख लेगी, तो बीच में एक पतली सी धार निकलेगी, ठीक है, तो वो अल्फा किरण पुंज हो जाएगा। इस अल्फा किरण पुंज को सोने की पन्नी पर, ये सोने की पन्नी है, इसको इंग्लिश में
गोल्ड फॉइल भी कहते हैं, 2 × 10⁻⁷ मीटर। बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा सर सोने की कोई और क्यों ले सकते, सोने के अलावा कोई और पन्नी क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सोने से ज्यादा पतला तो हम किसी को बना ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ले सकते। ठीक है, तो सोने की पन्नी पर बौछार कराई, सोने की पन्नी पर बौछार कराई और अल्फा कणों के संसूचन के लिए यहां पर एक पर्दा लगा होता है। इस पर्दे के ऊपर यहां पर जिंक सल्फाइड ZnS का लेप किया होता है, लेप किया पर्दा या ZnS पर्दा भी लिखते थे। ठीक है, जिंक सल्फाइड का क्यों? जैसे ही इस पर अल्फा कण गिरता है ना, चमक उत्पन्न होती है, तो गिनने में आसानी रहती है। ठीक है, और अल्फा कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहां पर एक हम लगाते हैं इसको रोटेटेबल डिटेक्टर, यानी एक तरह का ये सूक्ष्मदर्शी ही होता है। ये अल्फा कणों की संख्या को काउंट करता है, कितने अल्फा कण कैसे कैसे आए। तो ये इसका अरेंजमेंट है, दोबारा देखिए 83Bi214 अल्फा कण के स्वरूप से अल्फा कणों को उत्सर्जित करके शीशे की ईंटों में से गुजारकर एक अल्फा किरण पुंज में बदला जाता है। इस अल्फा किरण पुंज की बौछार 2 × 10⁻⁷ मीटर मोटी सोने की पन्नी पर कराई जाती है। अल्फा कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसके पीछे एक ZnS का लेप किया हुआ पर्दा लगा होता है। जैसे ही अल्फा कण जिंक सल्फाइड पर गिरता है, प्रतिदीप्ति यानी फ्लैश प्रोड्यूस करता है, और अल्फा कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें यहां पर एक सूक्ष्मदर्शी भी लगी होती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हो गई अल्फा कण के बारे में। ठीक, अब आप जानते हैं कोई भी प्रयोग अगर हम करते हैं तो प्रयोग में 3 बातें होती हैं। एक तो सेटअप यानी कि उसका अरेंजमेंट, दूसरा इससे आपको क्या क्या प्रेक्षण मिले, और तीसरा निष्कर्ष। ठीक है, तो ये तो था अल्फा कण प्रयोग का सेटअप। अब हम बात करेंगे प्रेक्षण की। तो देखिए प्रेक्षण, 3 प्रेक्षण है। सबसे पहला, अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से पार निकल जाते हैं, सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम जैसे गए वैसे निकलते चले गए। बस अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से क्या निकल जाते हैं? पार निकल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम कोण पर, कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। लगभग 8000 में से 1 अधिक कोण पर, कितने पर? 8000 में से 1 जो अल्फा कण है वो अधिक कोण पर प्रेक्षित हो जाता है। ठीक है, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20,000 में से 1 अल्फा कण जैसे जाता है वैसे ही लौट आता है। मतलब कितने डिग्री प्रकीर्णित हुआ? ऐसे गया और ऐसे ही लौट आया, यानी उसका प्रकीर्णन कोण कितना हुआ? ऊपर से नापो या नीचे से नापो, 180 डिग्री। दोबारा सुनिए तीनों प्रेक्षण को। अधिकांश अल्फा कण अविचलित पार हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर, और 8000 में से 1 अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। और तीसरी बात, 20,000 में से 1 अल्फा कण, कितना? 20,000 में से 1 अल्फा कण आपका 180 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, तो 3 प्रेक्षण तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो देखिए निष्कर्ष क्या होगा। सबसे पहला निष्कर्ष क्या है? सबसे पहला निष्कर्ष ये कि अधिकांश अल्फा कण अविचलित सोने की पन्नी से पार निकल जाते हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग
परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। दूसरी बात, कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर और 8000 में से एक अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकटित हो जाता है। इसका मतलब परमाणु का धनावेश एक स्थान पर केंद्रित होता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखो अल्फा कण धनावेश है। कैसा है? धनावेश। 2He4 धनावेश है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और जब परमाणु पर जब किसी एक धनावेश के पास जाएगा तभी तो वो मुड़ेगा, यानी कि प्रतिकर्षण से ऐसा होता है ना। पहली बात, अधिकांश अल्फा कण अविचलित नाभिक से पार निकल जाते हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। 8000 में से एक अल्फा कण अधिक कोण पर और कुछ न्यून कोण पर प्रकटित हो जाते हैं। ये तभी हो सकता है जब परमाणु का धनावेश एक स्थान पर हो, क्योंकि धनावेश के साथ होगा तभी तो वो उसको क्या करेगा? प्रकटित करेगा। और 20,000 में से एक अल्फा कण लौट कर वापस आ जाता है, जिस पर रदरफोर्ड ने क्या कहा था? ये मेरे जीवन की एक ऐसी अविस्मरणीय घटना है जैसे 12 इंच मोटा तोप का गोला कागज की एक पतली पन्नी से टकराकर वापस आ गया हो और चलाने वाले को ही घायल कर गया हो। आपकी किताब में 15 इंच दे रखा है, वो अलग अलग किताब में अलग अलग डाटा दे देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कथन है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं, ये कुछ उसने उस समय उसके स्टेटमेंट थे। और 20,000 में से जब एक अल्फा कण लौट कर जैसे गया वैसे का वैसे ही वापस आ गया, इसका मतलब क्या है? 19,999 पर कोई प्रभाव नहीं है, केवल एक 20,000वें कण पर प्रभाव है। 20,000वें कण पर प्रभाव होने का मतलब ये है कि भाई साहब धनावेश एक स्थान पर तो है, लेकिन वो स्थान भी बहुत छोटा है, समझे? यानी धनावेश है तो सही एक स्थान पर, लेकिन वो स्थान भी आपका बहुत छोटा है। परमाणु का समस्त धनावेश एक स्थान पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो स्थान भी आपका बहुत छोटा है। ये है इसका मतलब कहने का, समझ गए? तो ये इसका सिस्टम है कि ऐसे अल्फा कण जाते हैं और ये लौट के आ जाते हैं। तो 3 बार उस छोटे स्थान को उसने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया उसको? नाभिक। और प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात किया गया कि नाभिक की जो परमाणु की त्रिज्या है वो 10⁻−10 मीटर की होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻−14 मीटर से 10⁻−15 मीटर की, ये भी बहुत छोटा है, होती है, समझे? तो ये सिस्टम है। तो पहला स्टेटमेंट ये था कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से पार निकल जाते हैं, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा स्टेटमेंट, कुछ अल्फा कण न्यून कोण से या 8000 में से एक अल्फा कण अधिक कोण से प्रकटित हो जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब परमाणु का धनावेश एक स्थान पर केंद्रित हो, जबकि 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर प्रकटित होता है। यह तभी संभव है जब परमाणु का धनावेश एक स्थान पर तो हो और वह स्थान भी बहुत ही सूक्ष्म हो, यानी कि बहुत छोटा हो। उसको उसने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। और ये बताया प्रयोगों द्वारा कि परमाणु की त्रिज्या तो 10⁻−10 मीटर की होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻−14 से 10⁻−15 मीटर की होती है। ये हम आपको और भी सिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, निकालना बताएंगे आपको। तो ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रमेय प्रयोग था। इस तरह से तो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से जितना डिटेल में आज बताया है। आज का जो हमने पढ़ा है वो सब थ्योरेटिकल है, तो आप इसे पढ़िए और इसके रिलेटेड नोट्स मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, उसको भी देखिएगा। साथ के साथ हाथ के हाथ आप इसके नोट्स को सही तरीके से प्रिपेयर करते चलिए। ओके, तो मैं इससे रिलेटेड नोट्स को आपको पोस्ट करूंगा और कोशिश कीजिए, ये वैसे आसान चैप्टर है, आपके दिमाग में इजीली जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।